नमस्कार, आप सभी का गोल्डन टिकट 91 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगला क्लास लेके आ चुका हूं और ये जो सीरीज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, इससे पहले मैं आपको प्राचीन भारत कंप्लीट करवा दिया हूं, साथ में बायोलॉजी का एक पार्ट दे दिया हूं, है ना। और आज के वीडियो में हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं वो है, आप देख सकते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और एक ही वीडियो में हम लोग पूरा कर लेंगे सारे क्वेश्चंस को, है ना। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक को पूरा करने वाले हैं। पहला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। हालांकि दिल्ली सल्तनत में ही जो है में आता है, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश आता है, आप सबको पता है। खिलजी वंश आता है, तुगलक वंश आता है, सैयद वंश आता है, लोधी वंश आता है ना। ये टोटल जो 5 वंश आप देख रहे हैं ना, इसके अंतर्गत ही आता है। तो हालांकि मैं अलग अलग करके लिख दिया हूँ, है ना। दिल्ली सल्तनत, उसका यहाँ पे गुलाम वंश हो जाता, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके बाद जो है, और यहीं पे दिल्ली सल्तनत से जो है उसका आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको कवर करने वाले हैं। उसके बाद बहमनी साम्राज्य या फिर बहमनी राजवंश के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको करने वाले हैं, विजयनगर साम्राज्य। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और उसके बाद हम लोग मुगल काल को देखने वाले हैं, और मुगल साम्राज्य के साथ साथ उसका प्रशासनिक इकाई, उसका वित्त व्यवस्था, और यहाँ पे सांस्कृतिक एवं कला के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा है, सब कुछ यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। और कुछ जो है मुगल कालीन विविध वाला सेक्शन है उसे कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे जो है अगला लास्ट चैप्टर है यहाँ पे मराठा राज, उसे देखने वाले, वहाँ का सारे क्वेश्चंस को करने वाले। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 69 बीपीएससी में जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास से टोटल 4 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप फास्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ये 69 बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ। यहाँ पे एंशिएंट में लिख दिया हूँ, यहाँ पे मध्यकालीन होगा। ठीक है, मतलब कि मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, हो जाता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और कह रहा है कि भारत में बाबर जब आक्रमण किया था उसके संदर्भ में आपको ये जो 4 स्टेटमेंट दिया गया है, कौन कौन सा सही है। ठीक है, तो कह रहा है कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ था, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जब बाबर भारत आया था तो उस समय बारूद का आगमन हुआ था साथ में, बाबर के साथ ही नहीं। बाबर से पहले जो है गन पाउडर का भारत में उपयोग किया जाता था, और उसके कई सारे साक्ष्य भी है जो कि भी हम लोग देखने वाले। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और जो है यहाँ पे गुंबद का जो है यहाँ पे परिचय हुआ जब बाबर आया था तब, लेकिन ऐसा नहीं था, उससे पहले ये सारी चीजें विद्यमान है भारत में, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि प्रदेश में तैमूरी ही राजवंश की स्थापना। हाँ, तो जाहिर सी बात है, जब बाबर आता है तो तैमूर वंश का क्या करता है भाई, यहाँ पे स्थापना करता है, तो ये बिल्कुल सही है। युद्ध में जो है तोपों की शुरुआत हुई। हाँ, तोप का शुरुआत जो है इस समय हुआ बाबर के समय में, है ना। पहली बार भारत में जो तोप का प्रयोग किया जाने लगा ये बाबर के, जब बाबर आता है तब से ये शुरू हो जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा ए। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ, आंसर जो है ए हो जाएगा, हाँ ए हो जाएगा। तीसरा और चौथा सही था। कह रहे कि बाबर के आगमन के पूर्व भारत में जो है गन पाउडर मतलब कि बारूद मौजूद था, उसके आगमन के पूर्व ही मेहराब और गुंबद विद्वान थे भारत में, बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं। अगला कह रहा है जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का पूरा नाम क्या था, जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म कब होता है, तो ये 14 फरवरी 1483 ईस्वी में परगना में हुआ, जो कालांतर में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना बाबर। इनके जो पिता थे, बाबर के पिता थे, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, वह पित वंश की ओर से, मतलब अपने पिता के वंश की ओर से तैमूर था, और माता के वंश से जो है यह जो है एक चंगेज खां की वंशज थी उनकी माता। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन में था, आपने देख लिया। और आपको मैं बता दूं बाबर के बारे में कुछ चीज़ें और देख लीजिएगा। हालांकि हम लोग, मैं दोबारा कह रहा हूँ, थ्योरी वाला जो क्लास किया हूँ ना, इतनी डिटेल में चीज़ों को मैं पढ़ाया हूँ, जाके पढ़ लेना। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है, और अभी भी एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम के लगभग 35 डेज है,
लगभग 35 दिन के आसपास में है। तो भाई गलती मत करना, बहुत अच्छे से अब आराम से अभी चीज़ों को रिवीजन कर सकते हैं और 110 पे आराम से पहुंच सकते हैं। इतना टाइम तो है ना। तो यही टाइम है प्री एग्ज़ाम को क्लियर करने का। तो डेफिनेटली प्री क्लियर होगा, लेकिन अभी आपको अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो कह रहे कि 11 वर्ष की आयु में बाबर जो है परगना की गद्दी पर कब, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1494 ईस्वी में बैठा था। और बाबर के द्वारा अलग अलग यहाँ पे युद्ध किए गए जिसमें इनका विजय होता था, है ना। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ। बाबर जो है खैबर दर्रा के बारे में डिटेल में चर्चा मैं किया हूँ। खैबर दर्रा से होकर, हालांकि जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी जो भारत के क्षेत्र में आक्रमण किया तो वो खैबर दर्रा से होकर ही आक्रमण करता है, ठीक है। तो भारत आया था और इसने अपने प्रथम आक्रमण यहाँ पे 1519 ईस्वी में बाजौर और भेरा को जीता था, है ना। बाजौर और भेरा को जीता था पहला आक्रमण में। दूसरा आक्रमण जो इसका होता है पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये होता है, इस डेट को ध्यान रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 में। खनवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 में। चंदेरी का युद्ध होता है ना। प्रत्येक एक साल बाद जो है लगातार जो है देख सकते युद्ध हो रहा है। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में, 29 जनवरी 1528, और घाघरा का युद्ध होता है 16 मई 1529 में। डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूं, तो यहाँ पे डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा। अगला क्वेश्चन था आपके सामने, यहाँ पे देख सकते हैं। सॉरी, आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर लूं तो अच्छे से आप देख पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल, अब यहाँ पे देखिएगा 2 क्वेश्चन मुगल काल से पूछा गया था 69 बीपीएससी में। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान यहाँ पे होना चाहिए काबुल। अच्छा, ये अल मक्का है, अल मक्का होता है जिसे बाबुल मक्का कहा जाता है, ठीक है। ये अल मक्का है, ठीक है, ठीक, अल मक्का है, इसे बाबुल मक्का के नाम से जाना जाता है। तो कह रहा है कि मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का, जिसे मक्का का द्वार कहा जाता है, तो ये पूछा गया था कि भाई कहाँ पे है ना। तो ये भाई सूरत में है। आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो कह रहा है सूरत को जो है मुगल काल में बाब अल मक्का, मतलब कि बाबुल का मक्का कहा जाता है, क्योंकि यह हज के मतलब हज यात्रा के लिए या फिर हज यात्रा करने वालों तीर्थ यात्रियों के लिए ये प्रस्थान बिंदु था। और इस कारण जो है सूरत को बंद ए मुबारक के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात कर लूँ सूरत के बारे में, तो यह जो है मुगलों के अधीन एक महादेशीय भूमार्गों और गंगई दोआब के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र हुआ करता था, जो व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। जो कि सूरत कहाँ पे है भैया, आपको पता होना चाहिए, गुजरात में पड़ता है, यहाँ पे इस क्षेत्र में। तो ये थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन जो पूछ लिया गया था, जो चैप्टर है दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारत में, मैं बताता हूँ ना कि दो टॉपिक को तो पी जाना है आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ से नवरोज त्योहार के बारे में पूछा गया है। तो कह रहे कि इनमें से किसने भारत में पारसी त्योहार जो नवरोज की शुरुआत की थी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आपने बलबन का नाम जरूर सुना होगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बलबन के द्वारा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपने अभी तक अगर थ्योरी वाला क्लास को नहीं किया है, जो मैं आपको हैंड रिटेन नोट्स, वीडियो, पीडीएफ, पिक्चरल फॉर्म में सब कुछ दिया हूँ, मैं इस वाले क्लास का बात कर रहा हूँ। आप जो देख पा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें मैं ये सारा टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है ना। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ भाई। ये वाला टॉपिक को अच्छे से करना है। जैसे ये अरब लोग जो आक्रमण भारत पे किए थे, उसे करना है। उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद गजनवी के बारे में भी पढ़ लेना है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो है भारत पर गजनवी का क्या प्रभाव पड़ा है, उसी के बारे में है, डिटेल में हम लोग चर्चा की है। मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे शुरू हो जाता है मोहम्मद गौरी की कहानी, उसके बारे में डिटेल में और डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में। पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद जैसे उत्तरायण का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान से प्रश्न पूछा गया था, है ना, तो आप देख सकते हैं। और डिटेल में, है ना, जैसे प्रमुख प्राचीन जो है विश्वविद्यालय है जिसमें तक्षशिला के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बल्लभी जो है ये गुजरात में है, तो इसके बारे में डिटेल में। और ये डेटा एक बुक में थोड़ी मिलेगा आपको। अब यहाँ से शुरू हो जाता है आप लोगों का अध्याय 4 में, है ना, दिल्ली सल्तनत, उसे अच्छे से कवर करना है, जिसमें खास तौर पे गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है और लोधी वंश है। ठीक है, आपको अच्छे से कवर करना है। आप देख सकते हैं ये मोहम्मद कौन है, गौरी के, ये मोहम्मद गौरी के जो है कौन है भाई, दास होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा किया गया है। और ख़ास तौर पे जो भारत में इस्लामी वास्तुकला है ना, वहाँ से क्वेश्चन आप सबको पता है कि भर भर के पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो अच्छे, जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया, आपको पता होना चाहिए कुबल उल इस्लाम जो है मंदिर है या मस्जिद है, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। मैं पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ बताया हूँ। कुतुब मीनार के बारे में डिटेल में चर्चा किया हूँ, है ना। कुतुब मीनार का अन्य जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छे से करना है। साथ में अभी जो बलवन से क्वेश्चन पूछे गए तो यहीं से है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं है। तो भाई मल्टीपल टाइम ये थ्योरी को रिवीजन करिए और मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो बलवन के बारे में आंसर ये हो गया, मिल गया आपको। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहे कि बलबन ने ईरानी त्यौहार जिसका नाम है नवरोज का आरंभ किया था, और इसने कई ईरानी परंपराओं जिसे सिजदा हो गया, जो भूमि पर लेट कर अभिवादन करते हैं ना मुसलमानों के द्वारा, आप देखेंगे जो इस्लाम धर्म को मानते हैं ना, तो आप देख सकते हैं ये इन्होंने शुरू किया था। पायबा सुल्तान के चरणों में को चूमना, ये इनके ही द्वारा किया गया था, बलबन के द्वारा ही शुरू करवाया गया था। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, है ना। तो इसके बारे में डिटेल में मैं चर्चा कर दिया हूँ। खासतौर पर बलबन ने जो है एक पृथक सैन्य विभाग का स्थापना किया था जिनका नाम था दीवान ए अर्ज। और आपको पता होना चाहिए बलबन ने एक और नीति को जो है यहाँ पे शुरू किया था, रक्त व लोह नीति का पालन इन्होंने किया था। और वह स्वयं को ही फिरदौस के शाहनामा में वर्णित, जिसका नाम है यहाँ पे अफराशियाब, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वंश से जोड़ा था अपने आप को। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं बलबन के बारे में। एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं ना, इसने इल्तुतमिश के द्वारा जो है यहाँ पे चालीसा जो है गुट का स्थापना किया था। तो ये तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था, लेकिन बलबन ने जो है इस चालीसा चालीसा जो गुट था उसे क्या कर दिया गया था, तो भाई उसे खत्म कर दिया गया था बलबन के ही द्वारा, है ना, उसे समाप्त कर दिया गया था। तो कुछ इस तरीके से पॉइंट आपको इनमें रखना है ना, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, कह रहा है कि यहाँ पे फतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ये ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गया था, है ना। हालांकि ये क्वेश्चन आपको NCERT में मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं NCERT भी करवा रहा हूँ, तो महत्वपूर्ण होता है ये। तो दोनों सीरीज को कंप्लीट करिए। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन 68 से लेके और 38 BPSC के सारे क्वेश्चन तो है ही। CDPO APO मैं आपको बता दिया ना, BPSC AAO का अलग अलग जो एग्जाम पहले होता था, सारे जो है क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, इसलिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, दोबारा कह रहा हूँ, दिल्ली सल्तनत पढ़ने से पहले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले आप या ना दिल्ली सल्तनत के जितने भी टोटल 5 वंश है ना, उसके बारे में डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। देख सकते हैं डायग्रामिकली पिक्चुअल फॉर्म में कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक वीडियो में एक टॉपिक में कंप्लीट करवा दिया हूँ, और उसमें भी वीडियो का लेंथ होता है 35 से 40 मिनट। अगर स्पीड करके देखेंगे तो ये 20 से 22 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो ये काम करिए, करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन फास्ट में करवाऊंगा। क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है। तो लाखों में भी उदान करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, भारत में मुगल वंश के संस्थापक, गुलाब वंश के संस्थापक, ठीक है, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर लाखों में दान करने के कारण इन्हें लाख बख्श कहा गया है।
कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है। वह गुलाम वंश के प्रथम शासक था जिसने लाहौर की राजधानी, लाहौर जो है अभी जो पाकिस्तान में, उसे अपनी राजधानी बनाया था। भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता प्रदान किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गुलाम वंश के प्रथम शासक अभी मैं बता दिया हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, पाकिस्तान में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? मोहम्मद गौरी ने, है ना। तो मोहम्मद गौरी किसको करेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को करेगा। उसका जो है कौन था? ये गुलाम था, उसके अंदर में था। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास जो है हौज ए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है इसका? हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सबको पता है भाई, आप लोग, मुझे पता है, इल्तुतमिश का आपने जरूर सुना होगा, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ठीक है, तो इल्तुतमिश हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। कुतुब मीनार के पास जो है हौज ए शमसी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। हौज ए शमसी एक तालाब है, ध्यान रखिएगा। आपके मन में भी, मुझे पता है कि क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये है क्या, हौज ए शमसी क्या है? तो एक तालाब है जिसे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। इल्तुतमिश शमसी परिवार के होने के कारण इस तालाब का नाम जो है क्या रखा? हौज ए शमसी। ठीक है, और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला तुर्क, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तुर्क जो थे, ये इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश गुलाम वंश के संस्थापक, जिसका नाम था भाई, अच्छा माफी चाहता हूँ, हाँ, इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद था। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ, जो कि गुलाम वंश का था। इल्तुतमिश भी आपको पता होना चाहिए। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा को प्रारंभ किया था। इसने कुतुब मीनार का निर्माण को पूर्ण करवाया था। देखिए, कुतुब मीनार का नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूरे तरीके से काम करवाया था इल्तुतमिश ने, है ना। और दिल्ली में पहला मदरसा, जिसका नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, क्या नाम है? मदरसा ए मुइजी की स्थापना की, और इसके साम्राज्य को दारुल इस्लाम भी माना जाता है। ध्यान रखिएगा। देखिए, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ना। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार, किसका? बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो नियुक्त किया था, इसका नाम है मलिक जानी को, है ना। तो देख सकते हैं, यहाँ से इसका जो एनालिसिस मैं कर देता हूँ ना, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है प्रबल, है ना, और यहीं से क्वेश्चन आएगा भी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इल्तुतमिश शासक था, है ना, कौन से वंश का? तो आपको पता है कि गुलाम वंश का शासक था, संस्थापक नहीं, शासक था। जो कि गुलाम वंश के संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था कौन? इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? क्योंकि बिहार के एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है तो मलिक जानी को, आंसर डी हो जाएगा। इक्ता प्रथा प्रारंभ की गई थी। इक्ता प्रथा की शुरुआत किया गया था किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा, अभी मैंने आपको बता दिया। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया? पहला मदरसा किसने स्थापित किया? तो इल्तुतमिश ने किया, अभी आपने देखा। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, किसका है भाई? इल्तुतमिश का है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा करवाया गया था? तो नींव रखा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन पूरा करवाया गया था, यहाँ पे पूरा शब्द लिखा हुआ है, तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन की झोपड़ा नामक मस्जिद, 2.5 दिन की झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। अजमेर कहाँ पे? राजस्थान में है। तो कह रहे कि मस्जिद के पहले निर्माण कार्य किया था, कौन किया था? अच्छा एक मिनट, मैं दोबारा कह रहा हूँ। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण करवाया था? विग्रहराज ने, ये कह रहा है विग्रहराज ने। 2.5 दिन के झोपड़ा जिसमें बना हुआ था, वहां पे कौन सा जो है मंदिर था, या कॉलेज था, या कबीर गरीब खाना था, या धर्मशाला था, ये पूछ रहा है। विग्रहराज के द्वारा क्या स्थापना किया गया था?
तो ध्यान रखिए ये जो है आंसर क्या हो जाएगा, कॉलेज था। ठीक है, देखिए एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा, ये विग्रह राज जो थे ये अर्णोराज के पुत्र थे अथवा विशल देव चौहान वंश के सबसे प्रतापी राजा था। इसने ही अजमेर की एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे अब यहाँ पे देख लीजिएगा कुतुब उद दीन अच्छा ये कुतुबुद्दीन ऐबक है यार, इसका नाम लंबा चौड़ा ये है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा एक मस्जिद में परिवर्तन यहाँ पे करा दिया गया था, है ना। तो ये कॉलेज था, है ना। और ये कॉलेज जो है किसके द्वारा बनवाया गया था, तो आपने देख लिया, जो कि उस कॉलेज को जो है परिवर्तन किस में कर दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम का संस्थापक है वो कर दिया एक मस्जिद के रूप में। प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन में, देख लीजिएगा 2.5 दिन में पूरा कर दिया गया था, और इस कारण जो है इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा माना जाता है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का कहानी आपको समझ में आ गया, पता चल गया। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो ये है एक मस्जिद है। पहले कॉलेज था, उस कॉलेज को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और 2.5 दिन में ही पूरा कर दिया, तो इसलिए इसका नाम जो है 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कह दिया गया, और ये अजमेर में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के जिसका नाम है टंका, ससगनी और जित्तल किन धातुओं, ये 3 मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कह रहे कि किन धातु से बने हुए थे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये चांदी और तांबा का बना हुआ था। आइए देख लेते हैं। सल्तनत काल में टंका चांदी, जिंदल तांबे से बना होता था, और ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा प्रचलित किए गए थे। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। शशगनी क्या था, तो एक चांदी का सिक्का था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने जारी किया था, ससगनी। ठीक है, टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48, 1:48 का था, और वह प्रथम सुल्तान था जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्के के समान थे। ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि रजिया कौन थी, रजिया सुल्तान, तो आप कहेगा सर इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी। उच्च वर्गों को स्त्री शासन जो है नापसंद करते थे। उस समय जो उच्च वर्ग हुआ करते थे ना, तो उनका कहना था कि भाई महिला होकर शासन व्यवस्था को कैसे चलाएगी, है ना, महिला का काम है घूंघट में रहना, ये सारी चीजें करना, इसके कारण। तो आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगर यहाँ पे रजिया ने अपने सद्गुणों के बावजूद जिस शासिका के रूप में जो है उनके पास वो शक्ति थी, वो पावर थे, वो एबिलिटी थी कि वो शासन व्यवस्था को अच्छे से चला सकती थी, लेकिन इस कारण जो है स्त्री होने के कारण वहाँ के उच्च वर्ग वो क्या कहते हैं पसंद नहीं करते थे, इस कारण से ऐसा हुआ, असफल रही। रजिया ने सद्गुणों के बावजूद शासिका के रूप में सफल नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग के स्त्री शासन, उस वर्ग को जो है स्त्री शासन, जो वहाँ के उस समय के उच्च वर्ग थे, समझ रहे ना भाई, तो शासन पसंद नहीं था। रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला बेगम शासिका थी जिसने शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाले थे। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, और आपको मैं बता दूं यह जो है अमीर ए शिकार की पदवी बलबन को इसी के काल में मिला था। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीर शिकार की पदवी पर जो है बलबन को किसने नियुक्त किया था, तो अभी आपने देख लिया। अच्छा, ये किसने नियुक्त किया था, ये क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, ठीक है, गलती नहीं करना है, ये रजिया सुल्तान ने किया था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, मैं आपको बता दिया हूँ, इल्तुतमिश की। आंसर भी नीचे में दिख रहा होगा, है ना, कोई बात नहीं, देख लीजिए 1-2 आंसर, सब तो नहीं दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह प्रथम जो है मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जो है किंगशिप को जो है राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। तो बताइएगा आप लोग, छोड़ दें,
बिल्कुल यहाँ पे बलवन हो जाएगा भाई, मुझे पता है आप लोग पढ़े हैं अच्छे से। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिएगा। कह रहा है कि गयासुद्दीन बलबन ने शासन के सिद्धांत को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन किया। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश के शासक था, यहाँ पे लिख भी दिया वो गुलाम वंश के, जिसने दिल्ली सल्तनत पर जो है 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक शासन किया बलबन, ठीक है। और शासक पद्धति को बलबन ने नवीन सांचे में जो है ढाला और उसको मूलतः लौकिक बनाने का प्रयास किया बलबन के द्वारा, ठीक है। उसका कहना था, बलबन का कहना था कि सुल्तान का हृदय देवीय अनुकंपा की एक विशेष निधि है और इस कारण उसका अस्तित्व अद्वितीय है, ठीक है। और उसने मतलब कि बलबन ने सिजदा नाम जरूर सुना होगा, आपने नहीं सुना है तो अभी ध्यान में रखिएगा। सिजदा एवं पबोस मतलब कि पेबोस की परंपरा लागू किया और फारसी जो है रक्त एवं लोह की नीति कहकर इसे संबोधित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा ऐसे ही और पतला कर लेता हूँ, थीन कर लेता हूँ, थिकनेस थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, है ना। तो नीति को कहकर जो है यहाँ पे संबोधित किया जाता है। और बरनी के अनुसार बलबन का राजत्व सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित था। बलबन ने चालीसा ग्रुप जो कि इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था उस शक्ति को तोड़ा था और बलबन ने ही या फिर बलबन के ही समय तुगरील खां का जो है विद्रोह हुआ था। तो है ना, ध्यान रखिएगा ये कितने सारे पॉइंट्स आए यहाँ पे इसके एनालिसिस में, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट को आपको माइंड में रखना है, तो एक बार में याद नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को आप स्पीड करके जल्दी जल्दी देखिएगा लगातार। तो आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी। तो बलबन ने, आपने देखा। और यही देखो 66 बीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन ये, और सेम क्वेश्चन मैंने आपको दिखा था ना 69 बीपीएससी में क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थ्योरी यहाँ पे जो मैं पीवाईक्यू करवा रहा हूँ उससे आधार बनाइए, उसका जो एनालिसिस करवा रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछे, किसी बुक में नहीं मिलेगा इतने सारे डेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा और शक्ति और न्याय। अब इस लाइन को समझिए दोबारा, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। तो बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा था, अभी आपने नाम देखा था ना भाई, अभी मैं आपको बताया था ना कुछ देर पहले, है ना। तो जियाउद्दीन बरनी ने, है ना, तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया था। तो आपके कहेगा सर बलबन ने, अभी तो आपने बताया, बिल्कुल मैंने अभी बताया वो बलबन, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चालीसा ग्रुप की शक्तियों, जो ग्रुप ऑफ 40 चालीसा ग्रुप के जो, अच्छा चालीसा ग्रुप क्या होता था, एक संगठन था, उसमें जो है अलग अलग यहाँ पे संगठन, मतलब कि 40 टाइप का संगठन हुआ करता, और इसमें कहा जाता है कि इसमें 40 लोग हुआ करते थे और सबका अलग अलग काम होता था, जिसके द्वारा ये जो है क्या कहते, इल्तुतमिश जो है अपने शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस गठन का जो है ये जो चालीसा ग्रुप था इसका गठन किया गया था और इसे समाप्त कर दिया था। कहा जाता है कि इसमें लास्ट में जो है एकदम मतभेद हो गया, साथ में भ्रष्टखोरी आ गया, ये सब चीज़ें आ गया, तो बलबन इसे समाप्त कर देता है, ठीक है। तो दोबारा कर रहा हूँ, ये सब डिटेल में थ्योरी वाला क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ये चालीसा ग्रुप क्या होता है, फलना चिलना सब कुछ, ठीक है। चलिए, चालीसा ग्रुप जो है की शक्ति को किसने तोड़ा था, तो बलबन ने तोड़ा था। क्यों तोड़ा था। अगला क्वेश्चन है तुगरील खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था, तो बलबन के काल में, अभी मैं आपको बताया। अब यहाँ पे देख लेते हैं भैया खिलजी वंश। तो अभी जो आपने पढ़े हैं, मैंने आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश आता है, गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, अच्छा गुलाम वंश, खिलजी वंश, खिलजी से के होगा ऐसे, जी के तसल से ध्यान रख सकते हैं। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो अभी हम लोग गुलाम वंश पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे खिलजी वंश में आ गए हैं, ठीक है। गुलाम वंश में खास तौर पे मैं आपको बताऊं तो खास तौर पे हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद उसके दामाद इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं भैया बलबन के बारे में, और यह जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है
इसलिए मैं कह रहा हूँ थ्योरी वाला क्लास जरूर आप जाके पढ़ लियो। आइए खिलजी वंश को देख लेते हैं। तो भाई जब आप थ्योरी कंप्लीट करते हैं ना, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें बता देता हूँ भाई साहब, है ना। आप क्या करिएगा, आप जब थ्योरी कंप्लीट करेंगे तो इनके जो, जैसे मान लीजिए गुलाम वंश के संस्थापक है ना, तो गुलाम वंश को ममलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। कई बार इलबरी तुर्क भी, गुलाम वंश के जो संस्थापक थे इलबरी तुर्क थे, और इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद खिलजी वंश। अच्छा, इसका टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा। गुलाम वंश कितने सालों तक जो है भारत पे अपना शासन व्यवस्था को चलाया था, खासतौर पे दिल्ली वाले क्षेत्र में, तो 1206 से 1290 तक। उसके बाद 1290 से 1320 तक खिलजी वंश आता है, जिसका सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ इसके संस्थापक जाहिर सी बात है ये जलालुद्दीन खिलजी होता है, जो कि सबसे कम समय तक जो है दिल्ली के क्षेत्र में अपने शासन व्यवस्था को चलाया था। और सबसे ज़्यादा समय तक ना, ये 5 वंश में से अपने शासन व्यवस्था को कौन चलाया था, तो ये तुगलक वंश चलाता है ना, जो कि 1320 से 1414 तक है ना, लगभग 95-96 साल तक ये शासन व्यवस्था को एकदम सुचारू रूप से चलाया था। ठीक है, जिसका संस्थापक जो था तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक जो है खिजर था। इसका टाइम पीरियड 1414 से लेकर 1451 तक था। उसके बाद लोधी वंश आता है, और बहलौल लोधी जो है इसके संस्थापक होता है। और इसी लोधी वंश का जो है अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोधी, जिनको हरा करके पानीपत का प्रथम युद्ध होता है अब इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोधी हार जाते हैं और बाबर जीत जाते हैं, और बाबर पे मुगल साम्राज्य का कहानी शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ा सा कहानी आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको डिटेल में चर्चा किया हूँ कि दिल्ली सल्तनत जो जैसे कहाँ तक फैला हुआ था, आप देख सकते हैं डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में, है ना। तो ये थोड़ा सा आप माइंड में रखेंगे, रखना पड़ेगा। खैर आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन करें कि बाजार नहीं है, बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था। आगे ना क्वेश्चन भाई, कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी, नाम जरूर जानते होंगे। ठीक है, नहीं जानते तो अभी आपको मैं परिचय करवा देता हूँ अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, तो कह रहे कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। खिलजी ने इसको क्रियान्वित करने के लिए एक नए विभाग का गठन किया था, और ये विभाग कौन सा था, अब यहाँ पे देख लीजिए। इस विभाग का नाम पूछा जाएगा। दीवान ए रियासत के नाम से इसका नाम दिया गया था, जिसका नाम है दीवान ए रियासत। इसका प्रधान जो हुआ करता था, है ना, इसका प्रधान सदर ए रियासत, इसके प्रधान को कहा जाता था। और इस विभाग के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए निरीक्षक जो है नियुक्त किया जाता था, देख सकते हैं। और इसे साहना ए मंडी कहा जाता है। देखिए 4 पॉइंट मिल गया यहाँ से, तो देख सकते कितना महत्वपूर्ण है। जो योजना लागू करने के लिए उत्तरदायी होता था, साहना ए मंडी। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खिलजी वंश के प्रथम शासक थे। आ गया ना क्वेश्चन, देखो भाई इसी लाइन से आ गया ना। मैं अब जो आपको स्टार्टिंग में बताया कि महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा गया, तो खिलजी वंश के शासक कौन हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा, है ना। तो आप देख लो भाई, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। कह रहा है कि जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के उत्तराधिकारी शासक यहाँ पे जिसका नाम था कायकुबाद की, यहाँ पे कब, तो वहाँ पे देख सकते हैं 1290 में हत्या कर जो है स्वयं को शासक घोषित कर लिया था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा। और खिलजी वंश की स्थापना कर डाला। और सल्तनत काल में खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक, यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे कम समय तक शासन किया था। और खिलजी वंश ने ही भारतीयों को उच्च पद, यहाँ पे भारतीयों को उच्च पद पर जो है नियुक्त करने की परंपरा शुरू किया था। तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा चीज़ों को। अगला क्वेश्चन है दाग ए हुलिया। ये इतने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मत पूछिए। तो कह रहे कि दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की थी किसके द्वारा? तो आप कहिएगा आपने देखा ना भाई, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, दाग और हुलिया की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। युद्ध के अवसर पर सैनिकों या फिर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को न भेज दे सैनिक, इसके रोकथाम के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ किया था। ठीक है। और दीवान ए आरिज
का काम था, दीवान ए आरिज का काम था कि सैनिकों का हुलिया रखता था, सैनिकों का हुलिया रखता था, मतलब कि उस पे जो है ये हुलिया रखने का काम इसका काम था। इस प्रकार उसने घोड़े को दागने की या फिर घोड़े को दागने की प्रथा भी प्रारंभ किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला यहाँ पे पॉइंट देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया, जो आधुनिक काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो आप देख रहे हैं ना भैया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अभी जो आप राशन लेने जाते हैं ना, जिसके पास राशन कार्ड है, कहाँ जाता है कि कहीं ना कहीं उसी पर आधारित है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सामान्यता रखता है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन में फसल की नपाई का जो है आधार राजस्व के रूप में लेन देन का दावा किया है। अच्छा, मैं दोबारा इस लाइन को पढ़ देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में लेने का दावा किया है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए अलाई दरवाजा में सबसे पहले, यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, भित्त मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया था। और अभी आपने 69 पेज में प्रश्न पूछा गया था ना बाबर के संदर्भ में, तो देख सकते ये इसी के टाइम में हो गया था शुरू। ठीक है, तो इसलिए देखिए लाइन बाई लाइन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो आप कहेगा सर अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सुल्तान काल में जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थापत्य कला में, अब देखो भाई पूछा था ना, भी मैंने आपको 69 पेज का क्वेश्चन दिखाया था ना, है क्वेश्चन बाहर, इससे पीवाईक्यू से बाहर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था पीवाईक्यू से बाहर, बाकी सब पीवाईक्यू से प्रश्न पूछा गया है। अब देखो ये क्वेश्चन ना 2014 में ही पूछ लिया गया था। कौन से एग्जाम में? तो 28वीं बिहार जुडिशियल एग्जाम होता है ना बिहार के अंदर में, बीपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है, उसी में पूछ लिया गया था। स्थापत्य कला गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भीति मेहराब। अब देखिए ये दोनों लाइन से प्रश्न था, अभी मैं दिखा देता हूँ। देखिए भाई बाबर के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था, जरा सा देखिएगा यहाँ पे। देखो मेहराब और गुंबद, इसके बारे में पूछा कि भाई बाबर आया तब शुरू हुआ था, है ना? ऐसा नहीं है, पहले से ही ये कहानी शुरू हुआ था। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पे दोबारा सुनिए, स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भीति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया। तो किसके समय में किया गया था, है ना? और ये कौन किया था? तो भैया आपको पता होना चाहिए, अभी बताऊँ आंसर को छोड़ दो। तो ये अलाई के दरवाजा में हुआ है ना? दोबारा सुनिए, कह रहा है कि स्थापत्य कला में गुंबद का आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भीति मेहराब की प्रणाली का प्रयोग किया गया। कहाँ पे? तो अलाई के दरवाजा में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। तो अभी आपने देखा है अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना? तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे होगा पद्मिनी घटना? नाम ये कहानी जरूर आपने सुना होगा। तो आंसर क्या होगा भाई? बी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? पद्मिनी जो घटना के सुल्तान से जुड़ी हुई है। तो अच्छा थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ भी लेते हैं, ये देख लेते हैं। तो कह रहा है कि रानी पद्मिनी की घटना अलाउद्दीन से संबंधित है। पद्मिनी की मैं बात करूँ, रानी पद्मिनी रानी रतन सिंह की पत्नी थी। आपको मैं बता दूं कि ये पद्मावत जो लिखा गया है, ये पुस्तक है, बुक है, जो कि जयसिंह के द्वारा लिखा गया है। तो इनके अनुसार कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, जो चित्तौड़ पर आक्रमण कर जो है रानी पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था। चित्तौड़ पर जो है आक्रमण करके रानी पद्मावती को जो है क्या करना चाहता था, है ना? हासिल करना चाहता था, है ना? और 12 मासा, ये बहुत बार प्रश्न पूछे गए ना। 12 मासा ग्रंथ जो है की रचना कौन किया था? तो मलिक मोहम्मद जयसी के ही द्वारा किया गया था। ठीक है, डिटेल में थ्योरी वाला क्लास में इसके बारे में भी मैं पढ़ा चुका हूं, तो आप लोग जाके जरूर उस क्लास को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? आ गया ना भाई, तो राणा रतन सिंह होगा, पद्मावती, रानी पद्मावती की पति होंगे, तो बी इज द राइट आंसर, है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने, 12 की रचना किसने की थी? वही आ गया, तो मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत भी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ही लिखा गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है? तो राणा रतन सिंह, अभी आपने देखा, तो डी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया था, उसका नाम क्या था? है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हालांकि इसका नाम है उलूग खां, बहुत इंपॉर्टेंट है। उलूग खां के बारे में डिटेल में थ्योरी वाला क्लास में पढ़ाया हूँ, है ना, तो बार बार मुझे इंडिकेशन देने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग समझ लीजिए थ्योरी वाला क्लास कितना इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। तो उसे करिए और PYQ करिए, एग्जाम इस बार पीटी मुट्ठी में होगा। करें कि अलाउद्दीन का जो है प्रसिद्ध सेनापति जाफर खां, मंगोल के जफर खां है, माफी चाहता हूँ यार, सॉरी जफर खां होगा इसका आंसर, यार मैं क्या बोल दिया हूँ, आंसर इसका ए हो जाएगा, जफर खां नाम था, डी नहीं होगा, ए होगा, आप लोग करेक्शन कर लीजिए क्वेश्चन में। इसका सेनापति का नाम था जफर खां, 13 का ए हो जाएगा जफर खां, ठीक है। तो कह रहा है कि अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोल के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, ठीक है। अगर मैं बताऊं तो वो अपने समय में श्रेष्ठ और साहसी सेनापति थे, ठीक है। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात, आप देख सकते हैं, 30 फोर्स पीछे, अब इस लाइन को जरा से समझिएगा, उसी रात को जो है 30 कोस, यहाँ पे 30 फोर्स नहीं है, 30 कोस जो है पीछे हट गए और वापस चले गए। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव थे, और अलाउद्दीन द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए मलिक काफूर, नाम जरूर आपने सुना होगा है ना, तो मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। और बरनी के अनुसार है ना, बरनी के अनुसार ये इतिहासकार थे, तो बरनी के अनुसार अलाउद्दीन ने खलीफा की शक्ति को विरोध किया था, और अलाउद्दीन ने खूत व, इस लाइन को समझिएगा, मुकदमों की शक्ति को समाप्त कर दिया था, जिससे उनकी स्त्रियां, अब लाइन थोड़ा सा इस लाइन को समझिएगा ना, एक मिनट, जिससे उनकी स्त्रियां जो है, यहाँ पे स्त्रियां मुसलमानों के घरों में काम करने लगी। अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, तो अलाउद्दीन के काल में खालसा भूमि बहुत इंपॉर्टेंट है, खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित की गए थे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन के या फिर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया? द्वार समुद्र, मलिक काफूर को, ठीक है। आज आगे बढ़ जाते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक, अभी आपने देखा ना, मैं डिटेल में अभी जो बताया हूँ, है ना, तो ये हो जाएगा, रामचंद्र देव था ना, अभी बताया था ना। किसने जो है खूत और मुकदमों को, इस लाइन को समझिएगा, खूत और मुकदमों को इस हद तक जो है पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी आपने नाम सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, बी इज द राइट आंसर। खलीफा की शक्ति को क्या किया था भाई? विरोध किया था। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ? 18 का, बी हो जाएगा भाई, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर जो है लगाने वाले कर को इंगित नहीं करता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। कर है कि निम्नलिखित में ये जो 4 ऑप्शन दिया गया उनमें से भूमि उत्पाद कर लगाने वाले कर जो टैक्स होता है ना, टैक्स को इंगित नहीं करता है। तो आपको मैं बता दूं, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा बताइएगा।
देखो ये खरात हो गया, उष्ण हो गया और मुक्तई हो गया, ये तो है। बाकी ये खम्स नहीं था। ये थोड़ा सा देख लेते हैं। खम्स जो हुआ करता था वो लूट का धन हुआ करता था, ध्यान रखिएगा। और इस धन का 1/5 मतलब 5 भाग में से 1 भाग राजकोष में तथा 5 में से 4 भाग सैनिक को बांट दिया जाता था। परंतु अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने लूट के धन का 4/5 भाग राजकोष में जमा किया तथा 5/1 भाग सैनिकों को, 5 भाग में से सिर्फ 1 भाग सैनिकों को वितरित किया। और यह भूमि उत्पाद कर से संबंधित नहीं था, है ना। तो खम्स आपने देख लिया, ये लूट का धन था, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ और खैरात, यह जो है गैर मुसलमानों पे लगाए जाने वाला ये भूमि टैक्स था। उपज का 1/3 से लेके 1/2 भाग तक वसूल किया जाता था। और खिलजी शासक की, अब यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा, खिलजी शासक की हत्या करके नासिरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत का जो है यहाँ पे पहला शासक बना, जो भारतीय मुसलमान था। और अगर मैं आपको बताऊं तो A.L. श्रीवास्तव ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और राज्य को धर्मनिरपेक्ष, इस लाइन को समझिएगा, राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाने का श्रेय जाता है, ठीक है। कौन सा? तो अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा प्रथम सुल्तान था, ठीक है। आइए, तो ये जो सारे पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये मत बोलिएगा कि भाई हमें तो आप पढ़ाए नहीं थे, बता रहा हूँ ना सारे पॉइंट। चलो अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन थे जो दिल्ली का सुल्तान बना? तो अच्छा, ये क्वेश्चन क्या वह प्रथम, तो देखो भाई अभी मैं आपको बताया हूँ ना कि ये क्या कह रहा है कि वह प्रथम भारतीय मुसलमान, तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह, सॉरी यहाँ पे अभी बताया था ना, यहाँ पे खिलजी शासक की हत्या करके नासिरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत का जो है यह पहला शासक बना जो भारतीय मुसलमान था, यहाँ पे देखिएगा। और वही क्वेश्चन यहाँ पे था, उस ऑप्शन में तो है नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के धर्म, सॉरी इस लाइन को समझिए, कोई बात नहीं, जल्दी के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की सुल्तान अलाउद्दीन है यार, अलाउद्दीन खिलजी का मैं बात कर रहा हूँ। तो दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से या फिर सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। और ये शब्द किसने लिखे हैं? तो अभी मैं आपको बताऊँ ना कि ये किसके अनुसार है, A.L. श्रीवास्तव के अनुसार, अभी आपने देखा ना। चलो भाई अगला टॉपिक है हम लोगों का तुगलक वंश, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। आइए देख लेते, कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, दौलताबाद में ये अपने राजधानी को क्या कर लिया? दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद कर लिया था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से सन कब? तो 1327 ईस्वी में दक्कन के दौलताबाद में स्थानांतरित की थी। इसके पीछे उसका तुर्क था कि राजधानी को एक केंद्रीय स्थान पर ले जाने से उसे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर जो है कुशलता से शासन करने में मदद मिलेगी। और कहा जाता है तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल रहा है ये 1325 से लेके 1325 से लेके 1351 तक था। इब्न बतूता जो रहला नामक पुस्तक लिखा है, और इसी इब्न बतूता को आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली का काजी मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था, ठीक है। तो कह रहे कि इब्न बतूता जो रहला नामक पुस्तक लिखा था, तो कह रहा है कि मोहम्मद तुगलक के समय में भारत आता है और उसी के शासनकाल में ये तुगलक कालीन जो व्यवस्था था वो प्रकाश डालता है रहला नामक पुस्तक में, ठीक है।
मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए कृषि मंत्रालय की स्थापना किया था और अपनी प्रजा में जो है गंभीरता से भेदभाव व अन्याय को समाप्त करने का भी प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, माइंड में रखिएगा। तो मोहम्मद तुगलक वही है मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया? तो आप कहिएगा सर अभी तो आपने बताया मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जो है किस शासक के शासनकाल में, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के जो है विषय पर इब्न बतूता जो है इब्न बतूता की रहला नामक पुस्तक है ना, जो कि इब्न बतूता मोरक्को के यात्री थे, तो प्रकाश डालती है। तो आप कहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा ना, अभी मैं बताया ना, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद तुगलक आप कह सकते हैं, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह था। ठीक है, तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, परंपरागत विशिष्ट वर्ग को जो है संपन्न। आइए देख लेते यह है क्या भाई, परंपरागत विशिष्ट वर्ग को संपन्न है। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई, कह रहे हैं कि जागीर बांटने की जो है फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे की शक्ति परंपरागत विशिष्ट वर्ग को संपन्न था, ताकि उलमाओं एवं अमीरों को संतुष्ट किया जा सके, जिससे वे राज्य के विरुद्ध विद्रोह न करें। फिरोज तुगलक ने जागीर तथा सेना में वंशानुगत नियम लागू कर दिया। फिरोज के समय से ही जजिया एक अलग, देखिएगा, जजिया एक अलग कर के रूप में सामने आया। फिरोज शाह तुगलक ने जो है संस्कृत, यहाँ पे देखिएगा भाई, पांडुलिपि का जो है दलाई ए फिरोज शाही, इस लाइन को समझिए, यहीं से क्वेश्चन आता है कि नाम से फारसी में अनुवाद करवाया। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। उसने दीवान, इस लाइन को समझिए, दीवान ए बंदगान नाम से गुलामों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किया था। तो सबसे अधिक गुलाम होगा तो जाहिर सी बात है एक विभाग रहेगा तब ना भाई सभी लोग इसमें रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो अभी मैं आपको बताया, फिरोज शाह तुगलक के। आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, डी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, 6 का डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का विकास नाम से फारसी अनुवाद करवाया था। तो आप तारीख ए फिरोज शाही नहीं होगा, गलत मत करिएगा, ये आंसर हो जाएगा बी, दलाइल ए फिरोज शाही, बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस शासकों ने गुलाम हेतु विभाग की स्थापना किया था? तो फिरोज शाह तुगलक, आपने देखा, 8 का ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? 9 का क्वेश्चन है भाई, बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, कहानी कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने एवं फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उसके जो है निकटवर्ती क्षेत्रों में कितना, तो 1200 बाग लगवाए, और इससे राजस्व में भी वृद्धि हुई। और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगार को रोजगार दिलाने के लिए एक रोजगार दफ्तर की भी स्थापना करवाया था। ठीक है, और इसने गरीबों के सहायतार्थ जो है एक खैराती अस्पताल, मतलब सहायता होना चाहिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा भावना में बह के सहायता लिख देता तो भाई सहायार्थ वही सहायता ही हुआ, है ना। तो अगर एक खैराती अस्पताल जिसका नाम था दारुल सफ़ा, ये गरीबों के लिए एक अस्पताल खोला था जिसका नाम था दारुल सफ़ा की स्थापना करवाई थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक के ही शासनकाल में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण हुआ।
तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यही से तो क्वेश्चन उठा के आपके पेपर में डाले जाते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात कर ले, यहाँ पे देख लेते हैं। तो कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित ये दार उल सफ़ा, सफ़ा का मतलब भाई आप ध्यान रखिएगा, सफ़ा से मतलब कि भाई बीमारी को साफ कर दे रहा है, मतलब कि अस्पताल होगा, एक खैराती अस्पताल होगा, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, है ना। खैराती अस्पताल का मतलब भाई फ्री हॉस्पिटल, आप समझ रहे हैं ना, अ फ्री हॉस्पिटल यहाँ पे इंग्लिश में भी है। तो भाई खैराती का मतलब होता है फ्री, तो एक जो है खैराती अस्पताल इन्होंने खोला था। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर। तो भाई अलग अलग एंगल से क्वेश्चन को ध्यान में रख सकते हैं। भाई मेरे कहने का मतलब ये है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम लोग का मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक क्यों है यार, हम लोग, मैं और मेरे टीम तो आपके लिए एकदम जी जान लगा के काम कर रहे हैं ताकि भाई आप लोगों का इस बार प्री ना रुके, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, है ना। तो सॉरी मैं बार बार अलाउद्दीन खिलजी बोल रहा हूँ, फिरोज शाह तुगलक, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का, देखो सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था, तो कौन सा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का सैयद वंश। तो क्वेश्चन है तारिक ए मुबारक शाही का लेखक की मैं बात करूं तो यह जो है याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था। ठीक है, तो बी हो जाएगा सैयद। अच्छा एक मिनट मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि तारिक ए मुबारक शाही का लेखक जिसका नाम था याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था, तो ये सैयद वंश के शासनकाल में था। ठीक है, आइए देख लेते हैं डिटेल में हम लोग चर्चा करते। देखो भाई तारिक ए जो है मुबारक शाही के लेखक जिसका नाम था याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो है सैयद वंश के सबसे योग्यतम शासक मुबारक शाह के संरक्षक था, मतलब उसका संरक्षक प्राप्त था, उसके अंदर में था। यह ग्रंथ सैयद वंश का एक महत्वपूर्ण समकालीन स्रोत है। ठीक है, कौन सा, अभी मैं बता दिया हूं, तारिक ए मुबारक शाही की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, और कह रहा है कि फरिश्ता ने मुबारक शाह के विषय में लिखता है कि वह एक सभ्य राजकुमार था और सैयद अनेक प्रशंसनीय गुण उसमें जो है अनेक जो है प्रशंसनीय जो है यहाँ पे गुण थे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का, यहाँ पे देखिएगा सैयद वंश का स्थापना हुआ था। ठीक है, आइए देख लेते। अगला क्वेश्चन है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर या फिर भारत में किस वंश का जो है राज स्थापित हुआ, तो सैयद वंश का आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। अगला यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं भाई लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी है ना, यहाँ पे देख लीजिए। आइए देख लेते हैं कि बहलोल लोधी वंश का संस्थापक स्थापना जो है यहाँ पे 1551 में बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। लोधी वंश ने जो है दिल्ली सल्तनत पर जो है 1451 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक शासन किया और आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने किया था। अभी जो देख रहे हैं ना भाई आगरा, वो किया था सिकंदर लोधी ने 1489 से 1517 तक इसका टाइम पीरियड रहा है और 1504 ईस्वी में किया था, ध्यान रखिएगा, आगरा शहर की स्थापना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, आगरा, सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी है ऑप्शन में, डी हो जाएगा। कह रहा है कि सिकंदर लोधी ने दोआब पर नियंत्रण स्थापित करने तथा राजपूताना शासक पर जो है नियंत्रण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर दिल्ली के स्थान पर जो है आगरा को वर्ष कितना, तो 1504 में राजधानी बनाया था। ठीक है, आइए देख लेते हैं कुछ विविध वाला सेक्शन जो कि सल्तनत कालीन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो भाई, तो अब देख लेते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है कि भाई दिल्ली सल्तनत के दौरान, अब यहाँ पे देखिएगा, मुकद्दम या चौधरी, इस लाइन को समझिएगा, पद का इस्तेमाल किसने किया, किसके लिए किया जाता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, दो शब्द आपको दिखेगा, ये मुकद्दम और चौधरी। देखिए ये 68वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, तो भाई मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं तो ये गांव के सरपंच के लिए हालांकि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे देख लीजिएगा, आंसर तो ए हो जाएगा, इसे आप माइंड में रखिएगा।
तो कह रहे हैं यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम और चौधरी का पद जो है गांव के सरपंच के लिए प्रयोग किया जाता था और ये राज्य और किसानों के बीच वंशानुगत, देखिएगा इस लाइन को, वंशानुगत मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। इन्हें इनके कार्य क्षेत्र में जो है राजस्व संग्रह का कार्य सौंपा गया था, जिससे पारिश्रमिक जो है यहाँ पे क्या था, प्राप्त था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तबकात ए अकबरी, तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक जो है विश्वसनीय माना जाता है, तो किसके द्वारा लिखा गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है तबकात ए अकबरी। और आप देख सकते हैं ये भी 68वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछ लिया गया था, तो कितना महत्वपूर्ण है ना। तो हालांकि इसका जो आंसर हो जाएगा भाई बी हो जाएगा, निजामुद्दीन मोहम्मद, इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहे कि तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद द्वारा, यहाँ पे निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह मुगल बादशाह अकबर के काल का आधिकारिक इतिहास ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और तिथि और भौगोलिक वर्णन की दृष्टि से यह जो है सर्वाधिक विश्वसनीय ग्रंथ माना जाता है, तबकात ए अकबरी को। ठीक है, जो कि निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाते। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला मदरसा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया था, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। देखिए दिल्ली में पहला मदरसा इल्तुतमिश द्वारा स्थापित किया गया था। इल्तुतमिश ने अपने जो है अपने बेटे राजकुमार, इसका नाम था राजकुमार नासिरुद्दीन मोहम्मद की याद में जो है मदरसा ए नासिरिया की स्थापना की थी। ठीक है, गीत गोविंद बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो कह रहा है कि गीत गोविंद की रचना कौन किया था, है ना, तो जयदेव के द्वारा किया गया था, आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ पे देख लीजिए, गीत गोविंद जयदेव का काव्य रचना है। जयदेव का जन्म जो है उड़ीसा में भुवनेश्वर के एक ग्राम में हुआ था। गीत गोविंद में जो है श्री कृष्ण द्वारा गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा का विवाह का वर्णन और कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपलम्ब वचन, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा, राधा के सखी द्वारा राधा के बियाह जो है संताप का वर्णन, ये सब जो है इसमें वर्णित है। तो मोटे तौर पे कह सकते हैं ये कृष्ण और राधा से संबंधित ये जो है गीत गोविंद ये ग्रंथ है जो कि जयदेव के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक, अच्छा यहाँ पे तराइन का द्वितीय युद्ध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और जवाब दीजिएगा। बिल्कुल आप सबको पता, पृथ्वीराज चौहान, है ना। तो देखिए यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। करके यहाँ पे तराइन का द्वितीय युद्ध वर्ष 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बीच, मतलब कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। और उस युद्ध में, मतलब कि तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था, है ना। आप देख सकते मुस्लिमों का विजय और राजपूतों का यहाँ पे हार हुई थी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गजनी के जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कर रहा है कि गजनवी, कई जगह गजनबी लिखा रहता है, कई जगह गजनी लिखा रहता है, तो मोहम्मद गजनी बोलिए चाहे गजनबी बोलिए। तो कह रहा है कि मोहम्मद गजनी या गजनबी के, अच्छा ये गजनी जगह है, ये अफगानिस्तान में भी पड़ता है। ठीक है, तो कह रहा है कि गजनी के मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर का जो है विध्वंस कब किया था, सोमनाथ मंदिर पर जो है आक्रमण कब किया था, ये पूछा जा रहा है। तो 1526 ईस्वी में, यहाँ पे देख लीजिएगा, कह रहा है कि गजनी के मोहम्मद गजनवी ने प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में जो है सीमावर्ती नगरों पर किया था, तथा दूसरा आक्रमण हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध किया था और इसमें विजय हुआ। और मोहम्मद गजनवी का जो है उल्लेखनीय आक्रमण गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है ना भाई, तो यहाँ पे मेंशन भी कर दे, उल्लेखनीय आक्रमण गुजरात में समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ या
सोमेश्वर के मंदिर पर जो है ये 1025 और 25-26 के बीच में हुआ था, ये आक्रमण किया गया था। तो उस समय वहाँ का राजा भीम प्रथम था, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोबारा कह रहा हूँ इसके बारे में। मोहम्मद गजनी हो गया, मोहम्मद गौरी हो गया, नहीं मिलेगा यार आपको ये डायग्रामिकली सब कुछ, और यहाँ पे मैं देख सकते हैं सब कुछ मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। तो इसलिए थ्योरी वाला क्लास को आप बहुत कायदे से पढ़ लीजिए मेरे भाई, ताकि देखिए मोहम्मद बिन कासिम जो आक्रमण किया था उसका डायग्राम लगा दिया हूँ। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ मोहम्मद गजनवी का, यहाँ पे देख सकते हैं मोहम्मद गजनवी है, और यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन है ना। भारत पर आक्रमण किया था, क्यों किया था, प्रमुख आक्रमण जैसे 1000 ईस्वी में किया था, द्वितीय आक्रमण किया था किसके बीच में, यहाँ पे देख सकते डिटेल में। यहाँ पे मैं चर्चा किया हूँ 1014 में कहाँ पे किया था, क्यों किया था। उसके बाद यहाँ पे सोमनाथ मंदिर जो आप देख सकते, तस्वीर भी लगा दिया हूँ। 16वां आक्रमण था, है ना, 1025-26 में, है ना। और 27 में आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग आक्रमण। तो ये टोटल डिटेल में ये चीज़ें नोट्स में ऑलरेडी मैं मेंशन कर दिया हूँ। और कुछ जो है प्रमुख साहित्यकार थे जैसे अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी, ये सब के बारे में ऑलरेडी यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ नोट्स में, जो कि आपको PYQ में भी दिखेगा। तो पहले नोट्स को पढ़िए, है ना। ध्यान रहे नोट्स को पढ़ने से पहले आपको वीडियो को देखना है, जो मैं वीडियो दिया हूँ। वीडियो को 1.5x करके देखिएगा, मैं स्लो में पढ़ाया हूँ, ठीक है। चलिए तो मैं कर देता हूँ यहीं पे इंड, और हो सकता है कि एक पार्ट और दूंगा तो ये कंप्लीट मैं करवा दूंगा, 2 पार्ट में इसे कंप्लीट करवा दूंगा तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आप लोग को बर्डन लगेगा कि सर कि मैं इतना बड़ा वीडियो थोड़ा सा देखने में आप लोग को भी वो लगेगा। तो अगला पार्ट जो आएगा हो सकता है कि आज या कल अपलोड कर दूँ, तो ये कंप्लीट हो जाएगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आधुनिक भारत का इतिहास बड़ा सेक्शन है, तो थोड़ा सा हम लोग को 3-4 क्लास में उसमें लगेगा, तो कोई बात नहीं, अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। PDF ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, तो PDF को आप मल्टीपल टाइम रिविजन करेंगे। वीडियो को जरूर देखिएगा एक बार, वीडियो को देखने से आपको लगेगा कि कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।